बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और सेहतमंद रखे, आमीन। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो असल ज़िंदगी पर मबनी है, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें। तो आज की कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। हमारा घर तकरीबन 37 साल पुराना है। ये घर मेरे बाबा ने मेरे दादा के साथ मिलकर बनवाया था, क्योंकि मेरे दादा राजमिस्त्री थे। मैं तब बहुत छोटा था, लेकिन घर बना तो दिया था, लेकिन इस घर में रहता कोई नहीं था, क्योंकि तब हम अपने पुराने घर यानी दादा के घर में चचा ताया वगैरह के साथ मिलकर रहते थे। और ये घर मेरे बाबा ने अलग होने के लिए बनवाया था, क्योंकि मेरे बाबा और इनके भाइयों के बीच अक्सर औकात तकरार रहती थी। क्योंकि सब माशाल्लाह फैमिली वाले थे, तो किसी ना किसी बात पर कोई ना कोई मसला रहता था। फिर बाबा ने ये घर बना लिया, लेकिन इस इलाके में तब कोई तरक्की का काम नहीं हुआ था। ना सड़कें बनी थी, ना कोई सीवरेज का इंतज़ाम था, और ना ही गैस थी। बस पानी और बिजली अभी आई ही थी। और जगह सस्ती मिली तो बाबा ने खरीद कर बस घर बनवा लिया, और इस घर में एक तहखाना भी बनवा लिया, जिसका रकबा तकरीबन 4 मरले है, और जबकि पूरा घर 5 मरले का है। बिजली का काम भी कुछ हुआ था और कुछ रहता था, जिसकी वजह से ऊपर की 2 मंजिल पर करीबन बिजली का काम मुकम्मल हो चुका था। लेकिन बेसमेंट में कोई बल्ब नहीं लगाया था, बस कुछ जाली नुमा रोशनदान थे, जिससे थोड़ी बहुत रोशनी बेसमेंट में जाती थी। लेकिन अभी फर्श भी नहीं डले थे, तो इस वजह से हम लोग घर में शिफ्ट नहीं हुए, और बाबा के पास अभी इतने पैसे भी नहीं थे कि फर्श का काम मुकम्मल करवा सके। तो बाबा ने कहा कि जब तक पैसे नहीं होते तब तक घर ऐसे ही रहने देते हैं, जब पैसे आएंगे तो घर के बाकी काम करवा लेंगे। क्योंकि बाबा के पास जो पैसे इनके पास थे, सब इस घर पे लगा दिए थे। फिर घर को ऐसे ही ताला लगा दिया, और घर पूरे 12 साल बंद रहा। बस कभी कभी बाबा इस घर में चक्कर लगा लेते थे, क्योंकि बाबा पानी और बिजली के बिल इस घर में लेने आ जाया करते थे। वक्त गुजरता रहा। फिर 8 साल के बाद मेरे दादा का इंतकाल हो गया, और इसके 4 साल बाद बाबा ने जैसे तैसे करके पैसों का इंतज़ाम करके घर का बाकी काम मुकम्मल किया, लेकिन बेसमेंट में तब भी बिजली का काम नहीं करवाया, जिसकी वजह से बेसमेंट में बहुत अंधेरा रहता था। एक दिन बाबा ने कहा कि जब तक घर में शिफ्ट नहीं होते तब तक इस घर को हम किराए पर दे देते हैं। इस तरह घर की हिफाजत भी होती रहेगी और पैसे भी आते रहेंगे, और तब तक गैस का कनेक्शन भी लग जाएगा। फिर हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। बाबा ने अपने एक दोस्त के कज़न को घर किराए पर दे दिया, और वो लोग अपनी फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी चंद रोज़ ही गुजरे थे कि बाबा के दोस्त ने बाबा से आकर कहा कि इसका कज़न घर छोड़ रहा है, अब इसे इस घर में नहीं रहना। बाबा ने वजह पूछी तो कहने लगा कि आपके घर की इस बेसमेंट में बहुत ही गंदगी, हवाई चीज़ें, गैर मरी मखलूक है जो इनको तंग करती है। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, यार क्या हो गया है तुम्हें? तो तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो? भला आज के दौर में भी तुम इन फजूल बातों पर यकीन करते हो? तो बाबा के दोस्त ने भी मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं यार, मुझे भी उन्होंने ही बताया है कि रात के वक्त अक्सर ज़ोर ज़ोर से कभी कोई हंसता है और कभी कोई ज़ोर ज़ोर से रोता है। कभी कोई इनकी चारपाई के करीब आकर चारपाई को ज़ोर से हिलाता है और बेसमेंट में भाग जाता है। अक्सर कभी दिन में इनके खाने की चीज़ें बेसमेंट में गिरी होती हैं, और जब वो बेसमेंट से चीज़ें वापस लेने जाते हैं तो गुर्राने की आवाज़ आती है। तो बाबा ने बोला, यार कोई बिल्ली कुत्ता ही ना हो जो बेसमेंट में घुस गया हो और इनकी खाने की चीज़ें उठा ले जाता हो। तो बाबा के दोस्त ने बोला, यार ये तो मुझे पता नहीं, बहरहाल वो लोग अब और नहीं रहना चाहते और घर को खाली करना चाहते हैं। बाबा ने कहा, चलो इनकी मर्जी है, फिर हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही वो किसी वजह से डर गए होंगे। फिर बाबा ने कहा, चलो जब वो लोग अपना सामान उठा लें तो ताला लगा कर चाबी दे जाना, और इनके जो एडवांस के पैसे हैं वो ले जाना। तो बाबा का दोस्त ठीक है बोल कर चला गया। ये सब हम घर वाले सुन और देख रहे थे। तो अम्मी ने बाबा से बोला कि वहाँ वाकई में ऐसा कुछ है? बाबा ने फिर मुस्कुराते हुए बोले कि अब तुम भी शुरू हो जाओ।
यार ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत बार वहाँ जाता आता रहा हूँ। मुझे तो कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। पता नहीं क्या हो गया है तुम लोगों को। इतने में बड़े भाई कासिम ने कहा, बाबा चलो हम लोग वहाँ जाकर देख लेते हैं क्या चक्कर है। बाबा ने कहा ठीक है, शाम को चलते हैं। वैसे भी जो लोग वहाँ रहते थे वो सामान उठा रहे हैं शाम को, तो शाम को ताला भी लगाते आएंगे। तो मैंने बाबा से कहा मैं भी चलूँगा। फिर मेरे बाबा और एक और बड़े भाई आसिम ने, जो दूसरे नंबर पर है, उसने भी बोला बाबा मैं भी चलूँगा। बाबा ने बोला ठीक है। फिर शाम 5 बजे का टाइम था। हम तीनों भाई बाबा के साथ अपने इस घर में आए, जहाँ घर के कुछ लोग सामान ट्रक पर लोड कर रहे थे। ये वही बाबा का दोस्त और इसके कज़न थे जो सामान उठाकर ट्रक में रख रहे थे। बाबा ने अपने दोस्त और इसके कज़न से सलाम लिया और हाल चाल पूछने के बाद कहा, और कितना सामान बाकी है? अगर और मदद चाहिए तो मेरे बेटे हैं, ये सामान उठाने में मदद करेंगे। बाबा के दोस्त ने बोला नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई, सामान तकरीबन सारा उठा लिया गया है, बस कुछ कपड़े भाभी बांध रही हैं, वो रखने बाकी हैं। फिर बाबा ने अंदर जो लेडीज़ थी उनको सलाम किया। बोला बाजी बहुत अफसोस हुआ है कि आप लोगों को हमारे घर की वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ी। तो वो खातून बोली बस भाई, हम तो इधर रहने ही आए थे, पर इधर तो पहले ही कोई रहता है जिनको हमारा रहना पसंद नहीं है। तो बाबा ने बहुत हैरत से बोला बाजी, ये भी तो हो सकता है कि आप लोगों को कोई वहम हुआ हो। तो वो खातून बोली नहीं भाईजान, मुझे वहम हो सकता है, पर मेरे शोहर को भी इन चीज़ों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। जिस पर बाबा ने इसके शोहर से पूछा, नबील भाई क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? नबील ने कहा हाँ रियाज भाई, गुज़श्ता रात जब वो वॉशरूम जाने लगा तो मेरी नज़र बेसमेंट की तरफ पड़ी, तो मैंने देखा कि एक खौफनाक सी औरत बेसमेंट की सीढ़ियों पर बैठी हुई थी, जो बहुत ही खौफनाक आवाज़ में गिड़ा रही थी। इसकी आवाज़ से मेरी बीवी भी जाग गई और वो बहुत डर रही थी, जबकि मेरी बीवी दौड़कर मेरे पास आ गई थी, पर फिर भी ये कांप रही थी और मैं भी बहुत डरा हुआ था, क्योंकि हमने कभी भी किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखा था, क्योंकि वो जो भी चीज़ थी बहुत ही भयानक थी। इसके हाथ पांव बहुत अजीब से थे। पाँव के पंजे की जगह इसकी एड़ियाँ थी, जैसे कि पाँव के पंजे ही ना हों, और इसके हाथ के नाखून इतने गंदे और लंबे थे जैसे कभी काटे ही ना हों। और इसकी आंखों में काला रंग ही नहीं था, बिल्कुल सफ़ेद आंखें थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमारे सामने जैसे कोई जानवर नुमा औरत थी। और इसकी शक्ल हम दोनों को अभी तक खौफजदा कर रही है, क्योंकि वो कभी ज़ोर ज़ोर से अपना सर ज़मीन पर पटकती और कभी अजीब सी आवाज़ निकाल कर हंस रही थी, और एकदम से खामोश होकर अपनी खौफनाक आंखों से हमें घूरे जा रही थी। और हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हम दोनों कोई डरावना ख्वाब देख रहे हैं, क्योंकि हम दोनों दीवार के साथ बिल्कुल ऐसे खड़े थे जैसे हमारी जिस्म से जान निकल गई हो। ना तो हम चल पा रहे थे और ना ही बोल पा रहे थे, जैसे इस चीज़ ने हमारे जिस्म को जमा दिया हो। हम बस एक दूसरे का हाथ थामे बहुत कांपने लगे गए। वो तो बस खुदा का शुक्र है हम लोगों को फजर की अजान की आवाज़ ने बचा लिया, वरना शायद हमारी लाशें ही मिलती यहाँ से, क्योंकि जैसे ही अजान शुरू हुई वो फ़ौरन बेसमेंट में भाग गई और हम फ़ौरन घर से बाहर निकल आए और ये शहजाद भाई के घर की तरफ चले गए। और शहजाद भाई को ये सब बताया और उनसे कहा कि हमने सुबह ही घर खाली करना है, आप हमें हमारे एडवांस के पैसे हमें वापस दिलवा देना, फिर हमें कहीं और घर ले देना, और सुबह सामान उठाने आप हमारे साथ ही चले गए। इसी वजह से हम लोग सामान उठा रहे हैं। तो फिर मेरे बाबा ने बोला चलो खुदा का शुक्र है कि आप लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर बाबा ने नबील को एडवांस के पैसे वापस दिए और कहा मेरा आप लोगों को मशवरा है कि कहीं आबादी वाले इलाके में घर देखना, क्योंकि इस इलाके में तो अभी बहुत कम आबादी है, और ऐसे में ये जगह सुनसान होने की वजह से आप लोगों पर इस घर का बहुत बुरा असर पड़ा है। आप लोग नमाज पढ़कर अपने ऊपर फूंक मार लिया करना, उम्मीद है कि आप लोग बेहतर महसूस करेंगे। फिर इन लोगों ने बाबा से सलाम लिया और वो चले गए। इनके जाते ही हम तीनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हम ऐसे हंस रहे थे जैसे कोई हमें बच्चा समझकर कोई डरावनी कहानी सुना कर गया हो, और हम नहीं डरे। और तब बाबा भी हमारी तरफ देखकर हंस पड़े, और हंसते हुए बाबा ने कहा लगता है दोनों ने वाकई में कोई ख्वाब देखा है। और जब दोनों अपना अपना ख्वाब एक दूसरे को सुनाया होगा तो खुद ही डर गए होंगे। इस बात से हम लोग और भी हंसने लगे। इतने में हंसते हुए मैंने बेसमेंट की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई वहां से हमें छुप कर देख रहा था, और अचानक से पीछे चला गया।
मैंने फ़ौरन बाबा से बोला, बाबा वो देखो बेसमेंट में कोई है। तो बाबा ने बेसमेंट की तरफ देखा पर वहाँ कोई नहीं था। तो बाबा ने मुझे कहा, बेटा मैं आपका बाप हूँ, अब तुम मुझे भी उल्लू बना रहे हो। मैंने कहा, नहीं बाबा, मैंने वाकई में किसी को बेसमेंट से झांकते हुए देखा है। ये सुनते ही मेरा भाई कासिम बोला, हाँ मैंने भी देखा है, वहाँ कोई डांस कर रहा था। ये कहने के बाद मेरे दोनों भाई फिर से ज़ोर ज़ोर से मेरी तरफ देखकर हंसने लगे। तो मैं भी हंस पड़ा। इतने में मगरिब की अजान की आवाज़ आई और बाबा ने बोला, चलो अब बस करो, तुम लोगों ने तो हद ही कर दी है। चलो शाबाश, घर को ताला लगाओ और चलो घर, जल्दी नमाज का वक्त हो रहा है। फिर हम इस घर से बाहर निकल आए और कासिम भाई ने घर को ताला लगा दिया और हम वहाँ से पुराने घर की तरफ चलने लगे। दोनों भाई और बाबा आपस में बातें करते जा रहे थे और मैं चुपचाप यही सोचता हुआ चल रहा था कि आखिर वहाँ वाकई में मैंने किसी को देखा था या इन किराएदारों की बातों की वजह से मुझे कोई वहम हुआ है, जबकि मैंने वाज़ेह तौर पर वहाँ किसी को देखा था। इतने में हम पुराने घर पहुँच गए। बाबा सीधा मस्जिद चले गए और तीनों भाई घर आ गए और अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। फिर रात के खाने के वक्त सब इकट्ठे हुए तो अम्मी ने बाबा से पूछा क्या हुआ था, जिस पर बाबा ने वो सब कुछ बताया जो किराएदारों ने घर छोड़ते हुए बताया था। अम्मी ने बाबा से बोला, हो सकता है कि वहाँ वाकई में कुछ ऐसा हो। बाबा ने फिर से बोला, वहाँ कोई नहीं था। इतने में कासिम भाई ने कहा, जी अम्मी, बाबा सही कह रहे हैं, वहाँ हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सुनते ही मैंने फ़ौरन अम्मी से कहा कि मैंने वहाँ किसी को देखा था बेसमेंट में। ये सुनते ही फ़ौरन कासिम भाई ने बोला, हाँ अम्मी, इसने वहाँ किसी को डांस करते हुए देखा था। तो सब लोग दोबारा हंसने लगे। ये देखते ही अम्मी ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सब लोग क्या मेरे बेटे का मजाक उड़ा रहे हो? बस करो, हो सकता है कि इसने वाकई में ही वहाँ कुछ देखा हो। तो बाबा ने कहा, यार कुछ नहीं है वहाँ, ये बस इसका वहम होगा। फिर बाबा ने बोला, मैं किसी डीलर से बात करूँगा कि हमारा मकान के लिए कोई किराएदार ढूंढ कर मकान किराए पर दे दे। ये कहते हुए बाबा अपने कमरे में चले गए और हम सब अपने अपने कामों में मसरूफ़ हो गए और कुछ हफ्तों के लिए वो घर एक बार फिर से बंद हो गया। फिर एक दिन किसी ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी। बाबा ने मुझसे कहा, देखो बाहर कौन है। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला और एक आदमी को देखा। उसने बोला, रियाज साहब घर पर हैं। मैंने बोला, जी हैं। तो उस आदमी ने बताया कि वो डीलर है और बाबा से नए मकान की चाबी लेने आया है। ये सुनकर मैंने बाबा को बुलाया और बाबा ने इस डीलर से कुछ बात की और घर की चाबी इसको दे दी और वो चला गया। फिर बाबा ने अंदर जाकर अम्मी को बताया कि हो सकता है मकान फिर से किराए पर चढ़ जाए, कोई फैमिली आई है और डीलर इनको मकान दिखाने गया है। फिर वही हुआ, मकान उस फैमिली को पसंद आ गया और वो इस घर में शिफ्ट हो गए और बाबा को डीलर ने कुछ पैसे दे दिए और डीलर चला गया। फिर कुछ रोज़ ही गुजरे थे कि डीलर एक और आदमी को साथ लेकर आया और ये इस फैमिली का फर्द था। वो लोग किराएदार थे। तो डीलर ने कहा कि रियाज साहब, ये आपके नए किराएदार हैं, पर ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तो बाबा ने बोला, जी जी बोलिए। तो इस आदमी ने बताया कि वो परेशान है क्योंकि इनके साथ इस घर में अजीबोगरीब वाक़यात हो रहे हैं। बाबा ने पूछा, भाई हुआ क्या है? तो उसने बताया कि रात के वक्त कोई ज़ोर ज़ोर से हंसता है, कभी औरत की आवाज़ में, कभी मर्द की आवाज़ में, कभी कोई चारपाई के सिरहाने खड़ा हो जाता है और कभी कोई औरत दीवार पर छिपकली की तरह चढ़ी हुई नजर आती है। गुज़श्ता रात हमारे पास जानवर थे, 2 बकरियां और 3 बकरे, जिसमें से 2 बकरों को भी किसी ने बुरी तरह मार डाला है। तो डीलर भी बीच में बोल पड़ा, जी जी रियाज साहब, मैंने खुद जाकर देखा है, 2 जानवरों की अंतड़ियां और खून नीचे बेसमेंट पर पड़ा हुआ है और जानवरों का जिस्म कुछ गायब है, पर तह खाने में बहुत अंधेरा है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा कुछ नहीं देख सके। डीलर ने यह भी कहा कि मैं खुद परेशान हो गया हूँ ये सब देखकर, ऐसा तो कभी नहीं देखा मैंने। अब बाबा हैरत भरी नज़रों से इन दोनों को तरफ देख रहे थे। तो बाबा ने कहा, भाई मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ जो भी हुआ। अब आप बताइए, मैं क्या आपकी मदद क्या कर सकता हूँ? तो उस बंदे ने बाबा से बोला कि मैंने किसी मौलवी साहब को लाकर घर का मुआयना कराया है। तो मौलवी साहब ने सब देखने के बाद कहा है कि तहखाना मुकम्मल तौर पर बंद करवा दो। इसको ईंटें लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद करना है क्योंकि इस तहखाने में बहुत भी बुरी और ताकतवर शैतानी चीज़ें बस गई हैं और वो जल्दी यहाँ से जाने वाली नहीं है। तो मैं आपके पास तहखाने को बंद करने का कहने के लिए आया हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं तहखाना मुकम्मल बंद करवा दूँ, क्योंकि कम किराए के हिसाब से आपका घर हमें बहुत पसंद है और हम इसी घर में रहना चाहते हैं।
لیکن اگر آپ نے تہخانہ بند نہ کرنے دیا تو ہمیں مجبوراً گھر چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ کل کو اور کوئی نقصان ہو جائے۔ بابا نے بولا چلو ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کر لیں۔ اور پھر ان لوگوں نے بیسمنٹ کو مکمل طور پر بند کروا دیا۔ پھر کوئی 2 مہینے گزرے تھے کہ بابا ان سے کرایہ لینے کے لیے جانے لگے، تو میں اور میرا بھائی عاصم بھی بابا کے ساتھ چل پڑے، اور ہم نے ادھر جا کر دروازے پر دستک دی تو کسی خاتون نے دروازہ کھولا تو بابا نے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور پوچھا جی فرمائیے، اور آپ لوگ کون ہیں؟ بابا نے کہا باجی میرا نام ریاض ہے اور یہ میرے بیٹے ہیں، دراصل ہم کرایہ لینے آئے ہیں، کیا اشرف بھائی گھر پر ہیں؟ تو خاتون بولی جی جی ریاض بھائی آپ لوگ اندر آ جائیں۔ بابا نے بولا شکریہ باجی۔ اتنے میں سامنے سے وہی آدمی آیا جو تہخانہ بند کرنے کا پوچھنے آیا تھا، تو اس کا نام اشرف تھا اور یہ خاتون کا شوہر تھا۔ اس نے بابا کو دیکھتے ہی سلام کیا اور بابا سے گلے ملا، اور پھر ہم دونوں بھائیوں سے سلام دعا کرنے کے بعد اشرف نے اپنی بیوی سے فوراً چائے بنانے کا بولا، تو بابا نے کہا نہیں نہیں اشرف بھائی اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے۔ اشرف نے کہا ریاض بھائی مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ ہمارے ساتھ ایک کپ چائے پی لیں گے تو۔ بابا نے بولا جی ٹھیک ہے۔ اشرف بھائی یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے اور ساتھ میں ہم دونوں بھی۔ پھر بابا نے اشرف سے پوچھا جی اشرف بھائی اب تو تہخانے سے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو؟ اشرف نے کہا جی ریاض بھائی اب تو سب ٹھیک ہے، پر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی دیوار کو ٹھوک رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ جیسے کوئی بیسمنٹ کی دیوار توڑ رہا ہے، لیکن دیوار تو خیر سے صحیح ہوتی ہے، ویسے بھی ہم لوگ اوپر والی منزل پر ہی رہتے ہیں، اس وجہ سے ہم لوگ بیسمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں اور نہ ہی اس پر دھیان دیتے ہیں۔ یہ سنتے ہی بابا نے اٹھ کر بیسمنٹ کی طرف جا کر اس دیوار کو دیکھا تو بابا حیران رہ گئے، اور ہم بھی بابا کی طرف گئے تو دیکھا کہ دیوار پر کئی دراڑیں پڑ گئیں۔ تو بابا نے فوراً کہا اشرف بھائی ذرا ادھر دیکھیے، تو اشرف بھائی بھی حیرت انگیز نظروں سے بیسمنٹ کی دیوار پر دیکھنے لگے اور بولا ریاض بھائی یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کچھ دنوں بعد یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اس کا کچھ کرنا پڑے گا، یہ تو میں نے آج ہی دیکھا ہے، یہ دیوار تو ٹوٹنے والی ہے۔ بابا نے بنا بولے ہاں میں سر ہلا دیا، اور پھر بابا اور سب واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، اور اتنے میں خاتون چائے لے کر آ گئی اور ساتھ میں کچھ بسکٹ بھی۔ بابا نے بولا باجی اب اس کی کیا ضرورت تھی، چائے بھی بہت تھی۔ تو خاتون بولی بھائی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اگر آپ کے آنے کا پتہ ہوتا تو ہم آپ کے لیے کھانا بھی تیار کر لیتے۔ بابا نے بولا بہت بہت شکریہ باجی، بس ادھر سے گزرے تھے تو میں نے سوچا چلو اشرف بھائی سے مل بھی لیں گے اور کرائے کا بھی پتہ کر لیں گے، اس لیے ہم لوگ آئے۔ خاتون بولی کہ آپ نے بہت اچھا کیا ریاض بھائی، ہم تو ایسے سارا دن گھر میں بور ہو جاتے ہیں، ادھر کوئی آس پاس کوئی ہمسایہ بھی نہیں ہے، ورنہ کسی کے گھر آنے جانے سے دل لگا رہتا ہے۔ بابا نے بولا ہاں جی، ابھی ادھر آبادی جو کم ہے پر کوئی بات نہیں، اب کچھ آس پاس گھر بن رہے ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آبادی ہو جائے گی۔ خاتون بولی جی بھائی اللہ کرے جلدی ہی ایسا ہو جائے، ورنہ تو کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ پھر بابا اور سب لوگ چائے پینے لگے، اور چائے پیتے ہوئے بابا نے اشرف بھائی کو بولا اشرف بھائی یہ دیوار کا جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ یہ ٹوٹ گئی تو پھر سے کوئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اشرف بھائی بولے جی جی ریاض بھائی میں کل ہی مزدور لا کر اسے دوبارہ سے پکی کرواتا ہوں۔ بابا نے بولا جی اشرف بھائی اس بار کرایہ آپ نہ دیں، بس آپ یہ دیوار والا کام پہلے نپٹا لیں۔ تو اشرف بھائی بولے نہیں نہیں ریاض بھائی کرایہ آپ لے جائیں، ہم کروا لیں گے کام، پیسوں کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ بابا نے بولا نہیں اشرف بھائی اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی، اور ایک بار یہ دیوار کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر کرایہ بھی لے لیں گے۔ یہ کہتے ہوئے بابا نے زور دیا تو اشرف بھائی مان گئے۔ اس کے بعد چائے ختم کر کے بابا نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ہم وہاں سے واپس اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ اب بابا خاموشی سے چلتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے، اتنے میں عاصم بھائی نے کہا بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ بابا نے کہا میں اس دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوں، آخر وہاں ایسی کیا چیزیں ہیں جو دیوار کو بھی توڑنے کی کوشش کر رہی ہیں، میں تو بہت پریشان ہو گیا ہوں۔ بھائی بولا آپ بابا پریشان مت ہوں، کل انشاءاللہ اشرف بھائی دیوار کو مضبوط کروا لیں گے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، ویسے بھی وہ جو بھی چیزیں ہیں جب سے دیوار بنی ہے تو انہوں نے اشرف بھائی کو تنگ نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ دیوار پکی بن جائے گی تو ان چیزوں سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی۔ بابا نے کہا اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اسی جگہ میں شفٹ ہونا ہے، تو اللہ کرے اس سے پہلے یہ معاملہ حل ہو جائے، بس دعا کرو۔ یہ باتیں کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے پرانے گھر پہنچ گئے تو امی نے پوچھا جی سب ٹھیک ہے نا؟ اب بابا نے بولا ہاں ہاں اب سب ٹھیک ہے۔ پھر اگلے دن کوئی صبح کے 10 بجے کا ٹائم تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، بابا کام پر گئے تھے۔
तो मैंने बैठक की खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे पर अशरफ भाई खड़े हुए थे, पर थोड़े बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने फ़ौरन अम्मी से कहा, अम्मी भाई अशरफ भाई आए हैं। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो अशरफ भाई ने सलाम किया और अम्मी से पूछा, बाजी रियाज भाई घर हैं? तो अम्मी ने बोला, नहीं भाई, रियाज साहब तो इस वक्त काम पर होते हैं। तो अशरफ भाई बोले, बाजी कब तक आ जाएंगे रियाज भाई? अम्मी ने कहा, भाई वो तो 4 बजे तक काम से आते हैं। हाँ, लेकिन वो 12 बजे दोपहर के खाने के लिए भी आ जाते हैं। अशरफ भाई बोले, ठीक है बाजी, मैं फिर 12 बजे आ जाऊंगा। अम्मी ने बोला, भाई सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई बोले, जी जी बाजी, सब ठीक है। फिर अम्मी ने कहा, तो भाई आ जाएं, चाय तो पी कर जाएं। तो अशरफ भाई बोले, नहीं बाजी, मैं 12 बजे आऊँगा, इस वक्त मैं ज़रा जल्दी में हूँ। तो अम्मी ने कहा, ठीक है भाई। फिर अशरफ भाई ने सलाम किया और वो चले गए। इनके जाते ही अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहा, ये अशरफ भाई इतने बुखलाए हुए क्यों लग रहे थे? मैंने ना में सर हिलाते हुए कहा, पता नहीं। अम्मी बोली, अल्लाह करे सब ठीक हो। ये कहते हुए अम्मी वापस कमरे में चली गई और मैं भी वापस बैठक में टीवी देखने चला गया। फिर सुबह 11 बजे का वक्त हुआ तो मेरे दोनों भाई भी कॉलेज से वापस आ गए थे। तो मैंने फ़ौरन अपने भाइयों को अशरफ भाई के आने के बारे में बताया तो दोनों भाई आपस में बातें करने लगे और कहने लगे, यार ये मामला तो बिल्कुल ही पेचीदा हो गया है, वरना हम लोग तो मजाक ही समझ रहे थे। आसिम भाई बोला, नहीं भाई, ये मामला वाकई में ही पेचीदा हो गया है। कल जब हम अशरफ भाई के घर गए थे तो उधर जो बेसमेंट को बंद करने के लिए जो दीवार की थी, इस दीवार को किसी ने तोड़ने की कोशिश की है और दीवार बहुत कमज़ोर हो गई है। अभी ये बातें चल ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन फिर खिड़की से बाहर देखा तो बाहर अशरफ भाई दोबारा आ चुके थे। कासिम भाई ने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला और अशरफ भाई ने सलाम किया और बाबा का पूछा। तो भाई ने बोला, अशरफ आप सही टाइम पर आए हैं, बस बाबा आने ही वाले हैं, आप अंदर आ जाइए। ये कहने के बाद भाई ने अशरफ भाई को बैठक में बिठा लिया। मैंने फ़ौरन पानी का लाकर अशरफ भाई को दिया। इन्होंने पानी ऐसे पिया जैसे कोई कहीं से भाग कर आए और एक सांस में पूरा गिलास पानी पी जाए। पर हम तीनों भाई अशरफ भाई को हैरत से देख रहे थे। मैंने खाली गिलास में और पानी डालना चाहा तो अशरफ भाई बोले, बस आधा गिलास ही। इसके बाद आसिम भाई ने अशरफ भाई से पूछा, अशरफ भाई सब ठीक तो है? आज तो आप दीवार का काम कराने वाले थे, इसका क्या बना? तो अशरफ भाई ने कहा, बेटा मैं तो सुबह ही इसी काम पर लगा था। पहले मैंने अपनी बेगम को इसके ऑफिस छोड़ा, इसके बाद मैं अड्डे पर गया, फिर वहाँ से 2 मजदूरों को और साथ सीमेंट वगैरह लेकर आया था और मजदूरों को दीवार के काम पर लगा कर मैं ज़रा सी देर के लिए अपने भाई के घर गया था। 30 से 40 मिनट बाद जब वापस मजदूरों के पास गए तो वहाँ जो कुछ हुआ उसे देखकर मेरा तो दिल ही दहल गया, क्योंकि जो मजदूरों को मैं छोड़ कर गया था इसमें से एक तो मुझे कहीं नज़र नहीं आया और दूसरा बेसमेंट की सीढ़ियों पर बेहोश पड़ा था और दीवार आधी से ज़्यादा टूटी पड़ी थी। मैं बहुत डर गया था क्योंकि बेसमेंट के अंदर से किसी की हड्डियाँ चुबाने की आवाज़ आ रही थी और आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी कि जैसे कोई बहुत ही करीब बैठकर हड्डियों को चुबा रहा हो और मेरे तीनों जानवर भी नज़र नहीं आ रहे थे। पर फिर भी मैंने डरते डरते जैसे तैसे इस मजदूर को उठाया और बहुत ही मुश्किल से इसे घसीटते हुए इसको घर से बाहर लाया, पर इसको होश नहीं आ रहा था। इस वजह से मैंने फ़ौरन इसको गाड़ी में डाला और अस्पताल छोड़ कर आया हूँ। इसके बाद मैं मौलवी साहब के घर गया तो पता चला कि वो तो अपने गांव किसी रिश्तेदार की फौतगी में गए हुए हैं। फिर मैं वहाँ से वापस अपने भाई के घर से होकर यहाँ आया हूँ तो पता चला कि रियाज भाई भी घर पर नहीं है। तो अब मैं दोबारा आया हूँ। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने फ़ौरन जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा बाबा आ गए थे। मैंने फ़ौरन बाबा को बताया कि अशरफ भाई इनका इंतज़ार कर रहे हैं तो बाबा सीधा बैठक में ही आ गए और अशरफ भाई से सलाम लिया। फिर बाबा ने अशरफ भाई से पूछा, जी अशरफ भाई आप बताइए सब खैरियत तो है? तो अशरफ भाई ने वो सब बाबा को बताया जो कुछ देर पहले हमें बताया था। बाबा ने हैरत से कहा कि दूसरा मजदूर कहाँ है? अशरफ ने बोला, उसका कुछ पता नहीं है और जो अस्पताल में है वो बहुत ही बुरी हालत में है। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत तेज़ बुखार है जिसकी वजह से वो बेहोश पड़ा है। मैं इस वजह से आपके पास आया हूँ, कुछ बताइए मैं क्या करूँ? पुलिस में रिपोर्ट करूँ या कुछ और? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कहीं दूसरा मजदूर मरा ही ना गया हो और अगर ऐसा हो तो मैं ही फंस जाऊंगा क्योंकि अड्डे से मैं ही उनको लेकर आया था और वहाँ तो मुझे मेरे जानवर भी कहीं नज़र नहीं आ रहे। बाबा ने कहा, तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हम वहाँ कुछ लोगों को साथ लेकर चलते हैं और वहाँ इस दूसरे मजदूर को तलाश करते हैं। हो सकता है कि वो भी बेसमेंट में ही बेहोश पड़ा हो। तो अशरफ भाई ने कहा, ठीक है रियाज भाई, चलो जल्दी चलो। फिर बाबा ने मोहल्ले से अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया और इनको इसके बारे में बताया।
तो वो सब बाबा के साथ जाने के लिए राज़ी हो गए और हम तीनों भाई भी बाबा के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। मुझे बहुत डर लग रहा था, पर अपने बाबा और भाइयों के साथ मिलकर मेरा हौसला बढ़ रहा था। और फिर इतने लोग भी हमारे साथ थे। फिर हम सब लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ देखा कि बेसमेंट की दीवार पूरी तरह टूट चुकी थी और जो ईंटें पड़ी थी इन पर बहुत सा खून लगा हुआ था। कुछ लोग तो ये सब देखकर डर गए और घर से बाहर निकल आए, और बाकी लोगों ने बड़ी हिम्मत से बेसमेंट में जाने का फैसला किया और लाठी डंडा पत्थर से जिसके हाथ जो लगा लेकर बेसमेंट में उतरे। मैं सबसे पीछे था क्योंकि बाबा ने मुझे बाहर ही खड़ा रहने को बोला था, पर मैं भी इनके पीछे चला गया। नीचे बहुत ही खौफनाक किस्म का अंधेरा था क्योंकि लाइट तो थी नहीं बेसमेंट में। इस वजह से लोगों ने कुछ लकड़ियों को आग लगा रखी थी। इस वजह से बेसमेंट का कुछ न कुछ हिस्सा नजर आ रहा था और हर जगह मुख्तलिफ किस्म की हड्डियां पड़ी हुई थी और जगह जगह कब्र की तरह बड़े बड़े घड़े पड़े हुए थे। हर तरफ से खौफतारी हो रहा था और बेसमेंट बहुत ही वसी तर लग रहा था, जबकि बेसमेंट सिर्फ 4 मरले पर मुश्तमिल था, लेकिन अंधेरे की वजह से बेसमेंट बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। इतने में एक घड़े में ताज़ा जानवर की लाशें मिली तो अशरफ भाई फौरन बोले, ये मेरी बकरी की लाशें हैं। और बेसमेंट बहुत ही अजीब किस्म की गंदी बदबू भी आ रही थी और जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए थे। बाबा ने और बाकी लोगों ने हर जगह देखा, पर मजदूर कहीं नजर नहीं आया। तो अशरफ भाई बोले, खुदा का शुक्र है कि हमें मजदूर का कुछ यहाँ नहीं मिला, इसका मतलब है कि वो भाई भाग गया होगा। बाबा ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इतने में एक शख्स बोला कि इसको एक घड़े में ताज़ा खून मिला है और बकरे की आधी खाई हुई लाश मिली है। तो अशरफ भाई ने कहा, यह तो तय है कि अब मेरा कोई जानवर जिंदा नहीं बचा। इतने में एक आदमी बोला, अब जल्दी से बाहर निकलो, आग बुझने वाली है। और सब लोग वहां से बाहर निकल आए। तभी बाबा के दोस्त ने बोला कि यार, मेरा ये मशवरा है कि इस जगह पर रोशनी पड़नी चाहिए और वो जो कुछ भी है जो यहाँ रहता है उसको यहाँ से भगाने का यही तरीका है कि यहाँ जल्द से जल्द लाइटें लगवा दें ताकि वो चीज़ यहाँ से निकल जाए और बेसमेंट की अच्छे से सफाई करवाई जाए और फिर यहाँ दम दरूद कराया जाए तो वो चीज़ यहाँ से हमेशा के लिए चली जाएगी। तो बाबा ने कहा, हाँ सही कह रहे हो, चलो कल कुछ मजदूरों को लाकर यहाँ सफाई करवाते हैं। अशरफ भाई ने कहा, रियाज भाई मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं अब इस मज़ीद इस घर में नहीं रहना चाहता क्योंकि हमारी औलाद यहाँ नहीं है। पर हम दोनों मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश हैं और हम दोनों नौकरी करते हैं। बस शाम को नौकरी से आकर हम इन जानवर को देखा करते थे। बस यूँ समझ ले कि ये जानवर हमारी औलाद की तरह थी। अब इनमें से कोई भी नहीं बचा और मैं नहीं चाहता कि हम अब कोई और नुकसान उठाएं, तो मैं आज ही अपना सामान उठाना चाहता हूँ। ये सुनकर बाबा ने बोला, जी जी अशरफ भाई, आप ऐसा ही करें जैसा आप मुनासिब समझे। इसके बाद अशरफ भाई ने बाबा से और बाकी लोगों से बोला, भाइयों आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग हमारे साथ आए। बस एक एहसान मुझ पे और कर दें, मैं आज ही ये घर छोड़ना चाहता हूँ, तो आप लोग ज़रा मेरे साथ सामान बनवा दें, मेरी कुछ मदद कर सकते हैं ताकि मैं दिन के उजाले में ही यहाँ से सामान उठाकर अपने भाई के घर ले जाऊँ, क्योंकि आप सब लोगों की मदद से सामान जल्दी ही बन जाएगा। बाबा ने बोला, जी जी अशरफ भाई, क्यों नहीं, हम करवा देते हैं। और फिर सब अशरफ भाई का सामान बांधने लग गए और हम तीनों भाई भी इनकी मदद करने में मसरूफ़ हो गए और तकरीबन पौने घंटे में सब सामान सिमट गया। और बाबा बोले, लो अशरफ भाई, अब आप जाकर ट्रक ले आए ताकि हम सामान ट्रक पर चढ़ा भी दें। अब हम सब लोग यही हैं तो ये काम भी जल्दी ही जल्द हो जाएगा। तो अशरफ भाई बोले, नहीं नहीं रियाज भाई, आप लोगों ने मेरी पहले ही बहुत मदद की है, मैं आप लोगों को और तकलीफ नहीं देना चाहता। मैं ट्रक ले के साथ लोडिंग वाले मजदूरों को भी ले आऊँगा, आप बस कुछ देर आराम कर लें। तो बाबा और बाकी लोगों ने बोला, छोड़िए अशरफ भाई, मजदूरों को आप बस ट्रक ले आए, हम लोड करवा देंगे सामान। लेकिन अशरफ भाई ने फिर इनकार किया। तो बाबा ने कहा, अशरफ भाई, अगर आप हमें अपना भाई समझते हैं तो बस जैसा कहा है वैसे ही करिए, अब जाइए और जल्दी से ट्रक ले आइए। तो अशरफ भाई बोले, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, मैं बस अभी ट्रक ले कर आता हूँ। ये कहकर अशरफ भाई ट्रक लेने चले गए और इस दौरान बाबा और उनके दोस्त वगैरह सब सहन में बैठ गए और तहखाने के बारे में बातें करने लगे। एक आदमी बोला, रियाज भाई, ये तहखाना तो लगता है कई सालों से इस्तेमाल में नहीं था। तो बाबा बोले, हाँ भाई, आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, जब से हमने ये घर बनाया है तब से ही ये तहखाना कभी हमने इस्तेमाल ही नहीं किया, बस बना कर वैसे ही छोड़ दिया था क्योंकि हमारा सारी तवज्जो ऊपर वाली मंजिलों की तरफ थी और बहुत ही मुश्किलों से ये ग्राउंड फ्लोर ऊपर की दोनों मंजिलें मुकम्मल की हैं और बस यही सोचा था कि तहखाने को
स्टोर रूम की जगह इस्तेमाल करेंगे और पुराना सामान वगैरह इसमें रख लिया करेंगे। तो बाबा का दोस्त बोला, तो रियाज भाई आप कम से कम तहखाने में बिजली का काम ही करवा लेते, और कुछ नहीं तो एक तो बल्ब या ट्यूबलाइट ही लगवा लेते। बाबा ने कहा, यार बस ऊपर के पोर्शन में ही सब पैसे लगा दिए थे और सोचा था कि जब हम इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो बाकी छोटे मोटे काम भी करवा लेंगे। बस इसी वजह से ये गलती हो गई। और आप सही कह रहे हो, कम से कम तहखाने में लाइटें ज़रूर लगानी चाहिए। तो बाबा का दोस्त बोला, चलो छोड़ो ये रियाज भाई, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपको पूरी तवज्जो बेसमेंट की तरफ लगानी होगी, वरना तो ये जो कुछ भी आज हमने देखा कहीं ये ना हो ये ज़्यादा बढ़ जाए, और अगर ऐसा हुआ तो ये घर किसी के रहने के काबिल नहीं रहेगा, और अल्लाह ना करे किसी को अगर कोई जानी नुकसान हो जाए तो ऐसे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे आप इस घर के बारे में, और ये घर सिर्फ एक खंडर की तरह लगेगा। तो आज की कहानी यहाँ तक थी। इसका नेक्स्ट पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।